राजा, किसान और नगर, तीन शब्द, तीनों के बिल्कुल अलग अलग अर्थ, और इन तीनों के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इस अध्याय में है। राजा, किसान और नगर, ये इसकी शुरुआत राजा शब्द से है और उसके बाद किसान है। यानी हमारी जो जानकारी इस अध्याय में होगी वह राजाओं से प्रारंभ होगी और फिर उसके बाद वह किसान पर आएगी और अंत में नगर कैसे स्थापित हुए इसके बारे में जाना जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। मैं बता रहा हूँ 1100 ईस्वी पूर्व, 1100 ईस्वी पूर्व का अर्थ आज से लगभग 3120 वर्ष पूर्व, क्योंकि ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 1100 वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। सो इस प्रकार हम लगभग 3000 वर्ष हमको पीछे जाना है, एक ऐसे काल में जब विश्व में कुछ अन्य सभ्यताएं पनप रही थीं और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जिसे हम जानते हैं, वह इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने सभी रूप को लेकर बड़ी संकुचित हो चुकी थी, सिकुड़ चुकी थी, लगभग समाप्त प्राय थी। और उसकी समाप्ति के कारणों पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग टिप्पणी की है, लेकिन हमें अपने को केंद्रित करना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद के काल में क्या हुआ। उसके बाद के 1500 वर्ष यानी सिंधु घाटी की सभ्यता 1100 के आसपास समाप्त मानी जाती है, 1100 ईस्वी पूर्व, और हमको करीब 1500 वर्ष यदि उसमें जोड़ें तो हम इस अध्याय में बात करेंगे 400 ईस्वी का तक का वर्ष, यानी ईसा मसीह के बाद के 400 वर्ष के काल भी हमारे इस अध्याय का अंग हैं। इन 1500 वर्षों में बड़ी ऊहापोह हुई, बड़ी उथल पुथल मची, और जैसा आप देखेंगे कि इस उथल पुथल में भारत देश में कई तरह के परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन जो बहुत बड़ी घटना थी, ऋग्वेद की रचना का काल इसे माना जाता है, जो सबसे पुराना ग्रंथ, दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ है, वह माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और ऋग्वेद उसमें सबसे प्राचीन है। उसके काल से इसको हम जोड़ सकते हैं। तो जहाँ एक और ऐसी रचनाएं हो रही थीं जो आज भी सतत रूप से उतनी ही महत्वपूर्ण है, दूसरी ओर विश्व में कुछ दूसरी अन्य घटनाएं हो रही थीं, कुछ अन्य सभ्यताएं पनप रही थीं। दूसरी ओर भारत में दक्षिण पठार या कर्नाटक की ओर जाएं, वहाँ पर भी काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे, और ये परिवर्तन पाषाण युग, पाषाण यानी पत्थर होता है, पाषाण युग, फिर नवपाषाण युग, फिर महापाषाण युग, और इस बीच लौह युग के काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण युग यानी पत्थर, उसके बाद दक्षिण भारत में पाषाण युग के बाद नवपाषाण आया, और वो जो काल है नवपाषाण का काल, वो बड़ा संक्षिप्त होके ऐसा लगता है कि शायद तुरंत लौह युग आ गया। लौह युग मतलब लोहे की खोज हुई और लोगों ने, उस समय के लोगों ने से ज़्यादा से ज़्यादा लोहे का उपयोग करना शुरू किया। लोहे के सिक्के आए, लोहे के कुछ अन्य सामान आए, आदि आदि, यानी लौह युग का शुरू हुआ। लेकिन साथ ही ये भी देखा गया कि एक तरीके से महापाषाण काल भी उस दौरान आया। महापाषाण काल यानी बड़े बड़े पत्थर पाए गए जो मृतात्मा, मृत शरीर के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों को लगा दिया जाता था। अब उस क्यों लगाया जाता था यह एक सोच का विषय है, लेकिन इन बड़े बड़े पाषाणों को पाने से यह दिखता है स्पष्ट कि यह महापाषाण काल कहलाने लगा। सो
ये पृष्ठभूमि है इस 1500 वर्षों की जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, जब बात करने जा रहे हैं। मूल रूप से इस अध्याय में हम मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य शासन, गुप्त शासन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारा इतिहास किस तरीके से, राजनीतिक इतिहास किस तरीके से एक दिशा लेता है, एक रूप, एक साकार रूप लेता हुआ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पाषाण युग के बाद इतिहास के पुनर्निर्माण का श्रेय इसी काल को जाता है। आखिर इतिहास का पुनर्निर्माण क्या है? पुनर्निर्माण का अर्थ यह है कि इस दौरान कुछ ऐसी खोजें हुई, खासकर पुरातात्विक खोजें। पुरातात्विक क्या होता है? जमीन से खोदकर निकाली गई हजारों वर्ष पुरानी चीज़ों के आधार पर कुछ जानकारी एकत्रित करना। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पुरातात्विक खोज वह है जिसमें जमीन के अंदर कई वर्षों में, कई 100 वर्षों में दफन की गई चीज़ें जो दफन हो गई हैं, चाहे वह भौगोलिक परिवर्तन के कारण हो, चाहे समय के साथ हो, चाहे धीरे धीरे उसमें मिट्टी आ गई हो, चाहे भूकंप आदि आ गया हो, उसके कारण जब पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा गांव, नगर दफन हो गया और उसे समय के साथ खोद कर धीरे धीरे निकाला गया, तो हमको उस निकाली गई चीज़ों से जो जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक जानकारी, पुरातात्विक आधार पे बनाई गई जानकारियां हैं। और इन पुरातात्विक आधार पर इकट्ठी की हुई जानकारियां हमारे इतिहास को एक नया रूप देती हैं। हम जब बात करते हैं कि पुरातात्विक इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे हुआ, तो दो उसमें पहलू शामिल हैं। पहला साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक पहलू अर्थात इतिहास की खोज कुछ साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से की गई। अशोक के काल की बहुत सारी जानकारी या मौर्य काल की बहुत सारी जानकारी हमें जिन साहित्यिक पुस्तकों से मिलती है उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। आपने अवश्य सुना होगा, टीवी के सीरियल में कौटिल्य पर बहुत लंबा सीरियल चला था और यह अर्थशास्त्र के नाम से इसने एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक साहित्यिक पुस्तक होने के साथ ही एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, जिससे हमें उस काल की बहुत सारी जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज नाम का एक यूनानी जो भारत आया था, मौर्य काल में भारत में था, उसने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था इंडिका। और इंडिका पुस्तक में जो उसने जानकारियाँ दी हैं वह भी उस काल के इतिहास के निर्माण में हमें बहुत मदद करती हैं। साथ ही कालिदास की पुस्तक, विशाख दत्त की पुस्तकें, नाटकें, विशाख दत्त के जो नाटक थे उन नाटकों के नाम हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। मुद्रा राक्षस उसी के द्वारा लिखा गया नाटक है और उसमें मौर्य काल का विवरण ज़्यादा है। उसी व्यक्ति ने देवी चंद्रगुप्त नाम से दूसरा ग्रंथ लिखा जिस पे गुप्त काल के काफ़ी जिक्र है। साथ ही कालिदास विशाख दत्त के अलावा शूद्रक की पुस्तक भी हमें काफ़ी ऐतिहासिक जानकारियाँ देती हैं। अंत में पुराण, दो वायु पुराण जो है, वायु पुराण यह हमें जहाँ गुप्त काल की काफ़ी जानकारी देता है, वैसे ही विष्णु पुराण हमें मौर्य काल की जानकारी देता है। तो इस प्रकार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हमें इतने पुराने वर्ष, 1500 या 3000 वर्ष पुराने इतिहास की जानकारी, ठोस जानकारी कैसे मिली। इन पुस्तकों की जानकारी के पूर्व हमें जो इतिहास के बारे में मालूम था वह बहुत टूटे फूटे रूप में था, कोई सततता नहीं थी। जब ये पुस्तकें सामने आईं तो एक सततता मिली और इतिहास के पुनर्निर्माण में हमें बहुत मदद मिली। साहित्यिक जानकारी के अलावा दूसरी जानकारी है पुरातात्विक।
और जैसा मैंने बताया कि पुरातात्विक जानकारी अर्थात ऐसी जानकारी जो जमीन के खुदाई से प्राप्त की गई चीज़ों से होती हैं। पुरातात्विक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, शायद साहित्यिक जानकारियों से, साहित्यिक संदर्भों से, साहित्यिक ग्रंथों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण उसके 4-5 कारण आप याद रखेंगे। पहला कारण, पुरातात्विक जानकारी में जो वस्तु मिलती है वो वस्तु जैसी है उसके आधार पर इतिहास बनता है, उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि यह किस काल का है, कैसा है, और बहुत सारी जानकारियों से मिलती है। यानी पुरातात्विक जानकारी में मानिए यदि आपको एक बर्तन मिला है, मिट्टी का बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन को आप कार्बन अध्ययन के माध्यम से उसके काल को, उसकी बनावट को, उसकी रचना को, उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य को जान सकते हैं। लेकिन साहित्यिक जानकारी में दिक्कत ये होती है कि साहित्यिक जानकारी में जो व्यक्ति ने उसको लिखा है वह अपने अंदाज से, अपने दृष्टिकोण उसमें डालते हुए लिखता है, और इस प्रकार पूरी संभावना है कि साहित्यिक जानकारियों में कुछ खामियां रहें जो पुरातात्विक जानकारियों में नहीं रहती। तो इसलिए पुरातात्विक जानकारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, पुरातात्विक जानकारी क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि पुरातात्विक जानकारी से हमें काल का भी अंदाज हो जाता है। जैसा मैंने बताया, कार्बन स्टडी एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से इतिहास के पुरानी चीज़ों का अध्ययन, उसके काल को जानना, उसके इंग्रेडिएंट्स को समझना काफ़ी संभव है और वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, इसलिए गलती की गुंजाइश न्यूनतम है। लेकिन यदि पुस्तक जैसे कालिदास ने लिखी या मेगास्थनीज ने लिखी या कौटिल्य ने लिखी, ये पुस्तकों में उन्होंने अपना ही दृष्टिकोण दिया है और साथ ही ये काल को स्पष्ट नहीं करता, किस काल का है यह स्पष्ट नहीं है। तो इस प्रकार पुरातात्विक खोज जो हैं वे काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुरातात्विक खोज इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वे विभिन्न जगहों पर पाई गई हैं, और जिन जिन जगहों पर ये पुरातात्विक सामान पाए जाते हैं, जैसे बर्तन, ईंट, मकान, नगर, शिलालेख, पत्थर, ऐसे अभिलेख आदि आदि, मंदिर, इन जगहों से ये अंदाज लगाया जा सकता है कि इस शासन की, इस राज्य की, इस सभ्यता की सीमाएं कहाँ थीं, कहाँ तक थीं। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक ये राज्य की सीमाएं कहाँ कहाँ फैली थीं, ये पुरातात्विक खोज से ज़्यादा ठोस प्रमाण मिल पाते हैं बजाय साहित्यिक जानकारियों के। तो इसलिए भी पुरातात्विक खोज ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही जहाँ तक ये पुस्तकों का सवाल है जिनका मैंने जिक्र किया, ये पुस्तकों में जो घटनाएं दी हैं, आवश्यक नहीं है कि ये घटनाएं क्रमवार हों, आवश्यक नहीं है कि इसमें समस्त घटनाएं, समस्त विवरण दिए गए हों। कई जगह तो बहुत गैप मिलता है। तो इसलिए इन साहित्यिक रचनाओं में दी गई जानकारियों को पूर्ण रूपेण सही मानने की गुंजाइश नहीं रहती। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि पुरातात्विक जानकारियाँ हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। और साहित्यिक जानकारियाँ कम महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वे पुरातात्विक जानकारी को सप्लीमेंट करती हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं। ये जानने के बाद कि हमें किन तरह के स्रोतों से इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद मिल रही है, अब हम जानें कि जो किस तरीके से पुरातत्व का कार्य शुरू हुआ। ये बड़ी रोचक घटना है कि 1830 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था, मैं भारत के 1857 की क्रांति के पूर्व की बात कर रहा हूँ। उस दौरान उस ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ अंग्रेज अधिकारियों का कुछ शौक भी थे। उसमें से एक अधिकारी था जेम्स प्रिंसेप। उसका शौक था पुरातात्विक चीज़ों का को इकट्ठा करना, उसका अध्ययन करना और उनको रखना, संजो कर रखना। वो शायद समझता था इन चीज़ों की अहमियत को इतिहास की दृष्टि से,
और इसलिए वह उसको संजो कर रखता भी था और समय मिलने पर उस पर समय देकर उनका अध्ययन करता था और निष्कर्ष निकालता था। 1836-1838 में उसने निष्कर्ष निकाला कि अशोक ने जो शिलालेख बनाए हैं, अशोक ने जो अभिलेख बनाए हैं पत्थरों से और विभिन्न जगहों पे गाड़ा है, ये अभिलेख जो हैं इसमें जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, इसे पढ़ा जाना संभव है। और इस प्रकार उसने उस लिपि को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की और फिर उसके बाद एक बहुत ऐतिहासिक खोज हुई। उसने बताया कि यह ब्राह्मी लिपि कहलाएगी। उसने उसके अक्षरों को जान लिया। उसने यह जाना कि ब्राह्मी लिपि बाएं हाथ से दाएं हाथ में लिखी जाती है, दाईं ओर लिखी जाती है। और इस प्रकार इस लिपि में लिखे हुए जो जो पत्थर, जो जो पाषाण शिलालेख के रूप में, आदेश के रूप में, पत्थरों में लिखे हुए अभिलेखों के रूप में, स्तूपों में जो पाए गए, उससे नव इतिहास की रचना हुई और हमारा इतिहास एक नए तरीके से लिखा जाने लगा। जब ये खोज चल रही थी तो ये स्पष्ट हुआ कि उस दौरान 4 लिपियों का उपयोग किया जाता था। एक तो था अरामाइक और यूनानी, जिसको बोले अरामाइक यूनानी, यानी अफगानिस्तान यूनान के आसपास की सीमा पर, और उसके बाद अफगानिस्तान यूनान की सीमा के बाद अरामाइक और इसके अलावा एक और लिपि चलती थी जिसे कहते हैं खरोष्ठी। चौथी लिपि थी ब्राह्मी। खरोष्ठी लिपि, जैसा मैंने बताया, ये पाई जाती है अफगानिस्तान के आसपास। उसके अलावा अरामाइक और यूनानी स्क्रिप्ट उससे बाहर, और ब्राह्मी लिपि जो है लगभग उत्तर भारत से लेकर कर्नाटक तक ब्राह्मी लिपि का वर्चस्व पाया जाता है। उस काल के शिलालेखों में, उस काल के अभिलेखों में, उस काल के पत्थरों में इन लिपियों में लिखा गया है। जैसा मैंने बताया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को जेम्स प्रिंसेप नाम के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने समझा, पहचाना और जाना, और इस तरीके से एक नए इतिहास की रचना हुई। उसी प्रकार खरोष्ठी लिपि का भी अध्ययन किया गया और ऐसा पाया गया कि खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है, उर्दू की तरह। उर्दू में दाएं से बाएं लिखते हैं। इसी प्रकार खरोष्ठी लिपि फारसी से निकट पाई गई, उसकी निकटता फारसी भाषा की लिपि से है, इसीलिए अफगानिस्तान के आसपास वह ज़्यादा प्रचलित है। और वहाँ जो शिलालेख, वहाँ जो पत्थरों में लिखी चीज़ें पाई गईं वे खरोष्ठी में हैं। और यूनानी जो इतिहासकार हैं, अफगानिस्तान के उस पार के लोग जो हैं इतिहासकार, इन लोगों ने खरोष्ठी लिपि को समझने में अहम भूमिका निभाई। तो इस प्रकार हमें इन शिलालेखों, इन पत्थरों के अध्ययन में, उसमें जो लिखी गई चीज़ें हैं उनके अध्ययन में हमें बहुत मदद मिली। अब जब ये चारों लिपियों का अध्ययन हो गया तो अब हम जानें कि आखिर ये शिलालेख, ये पत्थर हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं। अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं और किस हद तक महत्वपूर्ण हैं, ये सोचने की बात है। जैसा मैंने बताया, साहित्यिक रचनाएं हमें निश्चित रूप से इतिहास के पुनर्निर्माण में, भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में काफ़ी मदद करती हैं। लेकिन जहाँ तक अभिलेखों की बात है, इनकी महत्ता और ज़्यादा है। इनके महत्वपूर्ण होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये अभिलेख उस समय की जो बातें लिखते हैं या इन अभिलेखों में जो बातें पाई गई हैं, यह किसी के विचार नहीं हैं। काफ़ी हद तक इनमें सरकारी आदेश हैं, काफ़ी हद तक इसमें सरकारी निर्देश हैं। सरकारी यानी उस समय जो शासन था उनके निर्देश हैं। तो इस प्रकार ये निर्देश आदेश से हमें काफ़ी तरह की जानकारी मिल जाती है जो इन साहित्यिक रचनाओं में नहीं है। दूसरा, बहुत जगह ऐसे शिलालेख, शिला यानी पत्थर,
बहुत जगह ऐसे शिलालेख, ऐसे पत्थर मिले हैं जिसमें जो ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि में जो चीज़ें, जो लिपि उकेरी गई है, जो बात लिखी गई है, वे प्रशस्ति के रूप में भी लिखी गई हैं। ये जहाँ तक प्रशस्ति का शिलालेख की बात है, सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख उसमें समुद्रगुप्त का है, जो गुप्त काल का शासक था, और उसकी प्रशंसा में उस समय के कवियों ने, उस समय के लेखकों ने जो भी बात उन पत्थरों पर लिखी है, उकेरी है, उससे हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसका हम अध्ययन आगे करेंगे। तो प्रशस्ति पत्र के रूप में, सरकारी आदेश के रूप में, इसके अलावा अन्य जानकारियां भी इन शिलालेखों में, इन अभिलेखों में मिलती हैं। जैसा मैंने पूर्व में बताया, काल अध्ययन के लिए भी ये लेख बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें ठोस जानकारी मिल सकती है कि ये किस काल के हैं। कई में तो काल लिखे भी हुए हैं, तो एक अंदाज लगाया जा सकता है कि ये किस काल की रचनाएं हैं। साथ ही अभिलेखों में जो बातें लिखी हैं, जब बहुत बड़ी संख्या में ये शिलालेख, बहुत बड़ी संख्या में ये अभिलेख, बहुत बड़ी संख्या में ये पुरातत्व के सामान मिलने लगे और खोज हुई, तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत में शासन कर रही थी, उसने एक विभाग अलग से खोला। 1886 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई और उसमें अभिलेखा विभाग भी एक अंग के रूप में खोला गया, जिसे बोल सकते हैं एपिग्राफी, EPIGRAPHY, एपिग्राफी यानी अभिलेख अध्ययन। सो इस प्रकार ये विभाग इतना महत्वपूर्ण हो गया, या यह कार्य शासन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसने एक विभाग की रचना की, एक विभाग अलग से बनाया। साथ ही अशोक के अभिलेखों के लिए जैसा जेम्स प्रिंसेप ने कार्य किया था, अन्य तरह के अन्य अभिलेख अलग अलग जगहों पर मिलने लगे। अभिलेखों को जानने के बाद, इनकी सीमाओं को जानने के बाद, अब हम जानें कि आखिर ये अभिलेख जो हैं, इन्होंने किस तरीके से हमारे इतिहास के नए रास्ते खोले, हमारे इतिहास को एक नया रूप किस तरीके से देने में मदद की। जैसा मैंने बताया, इन्होंने सीमाएं बताने में हमें मदद की, राज्य का कितना विस्तार है यह जानने में मदद की, राज्य के विस्तार, राज्य की सीमाएं, इसके आधार पर हमको निर्धारित करने में बहुत मदद मिली। प्रशस्ति पत्रों के माध्यम से, जो ताम्र के भी थे, ताम्र प्रशस्ति पत्र, जो जैसा मैंने बताया कि समुद्रगुप्त के समय में जो प्रशस्ति पत्र प्रयाग में मिला है, उसमें तो बहुत विस्तार से उसकी जो विजय पताका है, उसने जो विजय पाई है, साम्राज्य बनाया है, उसका विस्तार से विवरण है। तो उससे मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य कितना फैला हुआ था और कहाँ कहाँ तक उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। साथ ही हमें कुछ और ऐसे प्रसिद्ध शिलालेख मिले हैं जो अपने में पूर्ण हैं। जैसा मैंने बताया, अशोक के शिलालेख, उसके बाद समुद्रगुप्त का प्रयागराज में, उसी प्रकार खरावेली उड़ीसा में, कलिंग में, जिसे उस समय कलिंग कहा जाता था, उड़ीसा कलिंग में खरावेला में प्रशस्ति पत्र मिला है। उसके अलावा हठी गुम्फा में मिला है। ये दो स्थान बड़े प्रसिद्ध हैं। साथ ही चालुक्य, बादामी यानी कर्नाटक के क्षेत्र में जो पठार है, दक्षिण का पठार, वहाँ पे पुलकेशिन दो राजा हुए पुलकेशिन के नाम से, पुलकेशिन I और पुलकेशिन II। पुलकेशिन II का जो ऐहोल में जो प्रशस्ति पत्र मिला है, जो शिलालेख मिला है, उससे हमें चालुक्य वंश के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। चालुक्य वंश दक्षिण भारत में उतना ही मजबूत और ताकतवर वंश था जितना उत्तर भारत में किसी समय में मौर्य या गुप्त हुआ करते थे। तो इस प्रकार बारंबार इस बात को कहा जा रहा है आपको समझाने के लिए कि शिलालेख और अभिलेखों की महत्ता बहुत ज़्यादा है हमारे इतिहास में, और इनकी खोज ने जेम्स प्रिंसेप और उसके बाद की गई 1838 के बाद की गई खोज ने हमारे इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत मदद की है। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं इन लेखों के बारे में
कि आखिर ये शिलालेख हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वपूर्ण तो हैं, पर हम याद रखें कि इनमें से अधिकतर शिलालेख टूट चुके हैं और इस प्रकार अधिकतर शिलालेखों में हमें प्रारंभ से अंत तक की जानकारी सतत रूप से नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत कम शिलालेख हैं जो पूर्ण रूपेण एक बने हुए हैं और जिसमें किसी तरह का तोड़ फोड़ नहीं है, इसलिए उसमें दी गई लिपि के आधार पर उनका अध्ययन उचित तरीके से हो सकता है। पर अन्य अभिलेखों में ये दिक्कतें आ रही हैं और इसलिए कुछ अंदाज भी लगाया गया है। काफ़ी कुछ अध्ययन इसमें अंदाज से भी हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अभिलेखों का, इन पुरातात्विक सामानों का हमारे इस इतिहास के अध्ययन में एक अहम भूमिका है। जैसा मैंने बताया, सरकारी आदेश जो हुआ करते थे वो उसी में होते थे। ताम्र पत्रों में प्रशस्ति पत्र के रूप में दिया जाता था। साथ ही भूमि दान या शासन के द्वारा लोगों को जब भूमि दी जाती थी तो एक तरह का पट्टा यदि हम माने तो वह इसी ताम्रपत्र के माध्यम से दिया जाता था। इसी शिलालेखों, अभिलेखों के माध्यम से जमीन को बांटने का कार्य भी किया जाता था। तो कुल मिलाकर इन शिलालेखों से हमें काल की जानकारी, व्यक्तियों की जानकारी, उस समय के काफ़ी अन्य जानकारियां हमें मिल सकती हैं। लेकिन जो जानकारी हमें नहीं मिलती है वह है उन लोगों का रहन सहन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिलती है, सीमाओं के बारे में मिलती है, उनके द्वारा प्रशासनिक कार्य किए जा रहे हैं उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन सामाजिक जीवन, दैनंदिनी जीवन की जानकारी इन प्रशस्ति पत्रों में या इन अभिलेखों में बहुत कम मिलती है।